Hello everyone, welcome to another video on the topic pair of linear equations in two variables. आज हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 3.1. इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड पहली एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व किया था. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए. पहला क्वेश्चन देखिए. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखिएगा. आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज के 7 गुना था. उस टाइम पे उसकी जितनी भी एज होगी उसकी बेटे की उसका 7 गुना था. और फिर कहता है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज के जितनी तुम्हारी एज हो जाएगी 3 साल बाद उस एज के 3 गुना हो जाऊंगा. इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है. तो मैंने कल की वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एल्जेब्रिकली क्या होता है. जब हम किसी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन अल्जेब्रिकली. और ग्राफिकली का मतलब है हम उसको प्लॉट करेंगे. ओके, अब देखिए ये जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसको ध्यान से देखिएगा. ना सिर्फ आपको ये 10th में मिलेगा, अगर आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा. तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी तरीके का जो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो एज से रिलेटेड आप आसानी से कर सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जितने भी व्यक्ति दिए हैं उनकी प्रेजेंट एज को हम मान लेंगे. तो यहाँ पे देखिए आफ्ताब और डॉटर दो व्यक्ति हैं, है ना, आफ्ताब और उसकी बेटी. तो हम दोनों की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y ईयर्स. मैंने ये मान लिया है कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है एंड उसकी बेटी की प्रेजेंट एज y ईयर्स है. अब देखिए एज वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे फ्रेजेस आपको सुनने को मिलेंगे जैसे हमारे इसमें है 7 years ago, ओके, और 3 years from now या 5 years ago, 5 years after, 5 years hence. इस टाइप के फ्रेजेस आपको सुनने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे. तो आप क्या करेंगे, मैं ट्रिक बताता हूं आपको. इस तरीके की फ्रेज को आप हेडिंग बना लीजिए. जैसे हमारा पहला फ्रेज है 7 years ago, है ना, तो इसको आप हेडिंग बना लीजिए 7 years ago. उसके बाद आप क्वेश्चन मत पढ़िएगा, आप अपने तरफ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए. 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज वो तो नहीं होगी जो अभी है. फॉर एग्जाम्पल आपकी एज अभी 17 है और 7 साल पहले कितनी होगी आपकी, 17 ही रहेगी क्या, नहीं ना, 10 हो जाएगी. इसका मतलब आपने 7 साल उसको माइनस किया है. तो वही काम हम यहाँ करेंगे, आफ्ताब और उसकी बेटी की 7 साल पहले की एज निकालेंगे. तो देखिए हमने यहाँ हेडिंग लिखा है 7 years ago. उसके बाद देखिए आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू, अभी कितनी हमारी आफ्ताब की एज x है, उसमें 7 साल को हम माइनस कर देंगे x माइनस 7. लॉजिकल है, सब समझ में आ रहा होगा आपको. उसके बाद देखिए डॉटर्स एज इक्वल्स टू y माइनस 7. डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7, क्योंकि डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, y है. अब देखिए अब हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज के, उस टाइम उसकी जितनी एज होगी उस बेटी की, तुम्हारे एज के 7 गुना होऊंगा. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखिए आफ्ताब बोल रहा है इसलिए हम आफ्ताब के एज से शुरू करेंगे. तो आफ्ताब की एज कितनी है 7 years ago, ये है ना, इसलिए हमने इसको हेडिंग के नीचे लिखा था. देखिए x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, उसने कहा कि बेटी की एज के 7 टाइम्स, है ना, तो बेटी की एज कितनी है y माइनस 7. तो उसको हम 7 टाइम्स करेंगे तो उसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए 7 इंटू ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि दो टर्म है, तो 7 इंटू वाई माइनस 7. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, ये 7 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 49. और सॉल्व करते हैं हम. मैंने बताया था आपको कोशिश करिएगा कि x को पॉजिटिव रखिएगा और सभी एक ही तरफ हों, वेरिएबल्स तो कम से कम एक ही तरफ हों सब.
तो देखिए 7y को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 49 प्लस 7। देखिए ये 7 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये हमारा पहला इक्वेशन बन चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से कोई फ्रेज मिल रहा है क्या आपको? हाँ देखिए 3 years फ्रॉम नाउ, तो इसको अब हम हेडिंग बना लेंगे। तो 3 years फ्रॉम नाउ, इसको हेडिंग बना लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन मत पढ़िएगा, अपनी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो प्रेजेंट एज x है, अब 3 साल बाद कितनी एज होगी, मतलब 17 एज थी आपकी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20। तो इसका मतलब आपने 3 साल को ऐड किया है, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x है। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। इसी तरीके से उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3, क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज है y। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्वेश्चन वहीं से दोबारा पढ़ेंगे। देखिए 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। वो कहता है कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज के 3 गुना हो जाऊंगा। ओके, तो अब देखिए अभी भी आफ्ताब ही बात कर रहा है, तो आफ्ताब की एज लिखिएगा x प्लस 3। ओके, क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है इसलिए हम इस एज से काम लेंगे। अब देखिए आफ्ताब सेज आई शैल बी, तो ये इक्वल टू का काम कर गया यहाँ पे। 3 times, तो 3 इंटू एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम्हारे एज के 3 गुना बराबर हूंगा मैं। तो डॉटर की एज कितनी है, y प्लस 3, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा y प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं हम। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y प्लस 9। y को x के पास ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। अब देखिए ये वाला 3 वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। इसके लिए हम वैल्यूज निकाल के देखते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू 0, मैंने x की वैल्यू 0 रखी है और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मैं निकाल के देखूंगा। अब देखिए 0 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। ये माइनस का 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू 6। तो आपने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। अब देखिए अब मैं y की वैल्यू 0 डाल के देखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है, तो x माइनस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 42, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 42। तो आपने देखा कि y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू आई है माइनस का 42। इसको हम टैबुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू जब 0 डाली तो y की वैल्यू 6 आई है, और y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू माइनस की 42। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। फॉर x इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पुट करके देखते हैं x की जगह 0, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ओके, x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2। अब हम y की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई 6। इसको भी टैबुलेट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू आई थी माइनस का 2, एंड y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू आई थी 6। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं, हमारा ग्राफ कैसा आता है ये देखते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो इसको प्लॉट करते हैं हम। देखिए पहला पॉइंट है 0,6, तो ये रहा हमारा y एक्सिस पे 0,6। दूसरा पॉइंट है हमारा माइनस 42,0, तो ये रहा हमारा माइनस 42,0।
इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस लीनियर इक्वेशन को उस लाइन पे कहीं भी लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। अब हम दूसरे इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट है हमारा 0, -2। तो 0, -2 हमारा यहाँ आएगा लगभग। आप अगर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा 6, 0। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस पे 6, 0। इसको ज्वाइन किया हमने, एक स्ट्रेट लाइन मिली। आपने देखा दोनों स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आके मिली है। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे आके मिली है। तो इसको देखते हैं हम, क्या पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स एक्सिस पे ये है 42 एंड वाई एक्सिस पे है 12। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है 42, 12। यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले एक्सरसाइज का मोटिव ये है कि आप किसी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। ओके, उसके बाद उसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। हमें अभी सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। तो आपने देखा इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब देखिए ग्राफ तो प्लॉट हो चुका है। ग्राफ प्लॉट होने के बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर साइड में कहीं स्केल बताएंगे। ये बताएंगे कि आपने क्या स्केल लेकर ये ग्राफ बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। अब देखिए ऑन एक्स एक्सिस पे हम बता रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू। अब देखिए 1 यूनिट क्या होता है, ये जो बॉक्सेस बने हुए हमारे स्क्वायर बने हुए, वो हमारा एक यूनिट होता है। एक बॉक्स मतलब एक यूनिट। आपने ग्राफ पेपर पे भी देखा होगा, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, है ना, इस तरीके से होता है। तो इसको हम बोलते हैं एक यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स, देखिए एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स में कितना गैप है, देखिए 0 से लेके 6 तक का है, इसका मतलब 6 है। ओके, तो यहाँ पे x देखिए, x क्या है हमारा, आफताब का एज था, है ना, आफताब की प्रेजेंट एज थी। तो एज की यूनिट क्या होती है, ईयर्स। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर्स। अब देखिए इसी तरीके से y एक्सिस पे देखिए, y एक्सिस पे 1 यूनिट हमारा कितना है, ये भी 6 है। और ये तो आफताब की डॉटर की एज थी, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, ईयर्स। तो ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर्स। अब देखिए बाई चांस आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि स्केल कैसे निकालते हैं। अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं तो मैं आपको एक यूनिवर्सल स्केल बताता हूं, जो आप कहीं भी लिख दीजिएगा ग्राफ पे, कोई गलत नहीं करेगा आपका। देखिए वो है, पहले आपने स्केल लिख लिया इस तरीके से हेडिंग में, उसके बाद ऑन एक्स एक्सिस, ओके, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स। ऑन एक्सिस क्या आ गया आपके, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स। इसका मतलब आप समझ लीजिए, आप अगर ग्राफ पेपर को ध्यान से देखेंगे तो एक स्क्वायर के अंदर 10 डिविजन्स होते हैं, है ना, 10 लाइन आप देख सकते हैं ऐसे होते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स। इसी तरीके से यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए भी यही सेम होगा। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स। वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, 10 डिविजन्स होते हैं, 10 लाइन होती हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। ओके, तो इस तरीके से ये होता है एक यूनिवर्सल स्केल। अगर बाय चांस आप ये वाला स्केल जो हमने यहाँ पे लिखा है ये नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप इसको लिख दीजिए, तो गलत नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप, जो मैंने एग्जाम्पल्स में आपके क्वेश्चंस कराए हैं उसमें स्केल नहीं बताया आपको, क्योंकि वो बिगिनिंग था। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे वहाँ पे आपको बताया नहीं था। आप उसमें भी इसको लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल स्केल है, कोई गलत नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat, ये bat है, hat नहीं है, सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3900 रुपीज़ के। ओके, उसके बाद उसने एक और बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदे हैं, उसी तरीके के बॉल और बैट हैं, फॉर रुपीज़ 1300। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली दिखाना है, मतलब हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना। ओके, तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले कराया था एग्जाम्पल में, कि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर था, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर मुझे पता हो कि एक बैट कितने रुपए का आया है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 3 बैट कितने का आया होगा, है ना।
उसी तरीके से एक बॉल की मुझे प्राइस पता चल जाए तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 6 बॉल कितने क्या है। तो इसका मतलब यही हमें इसको एज्यूम करना है कि लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी ₹Y। इसका मतलब है हमने एक बैट की कॉस्ट को ₹X माना है और एक बॉल के कॉस्ट को ₹Y माना है। अब हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। 3 बैट है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x, है ना। एक बैट का x रुपीस है तो 3 बैट का कितना हो जाएगा 3x। उसी तरीके से 6 बॉल के कितने रुपए हो जाएंगे 6y। दोनों को ऐड करेंगे तो कितने के इक्वल आएगा 3900। बताया यहाँ पे कि 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए के आए हैं 3900 रुपीज़ के आए हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा इक्वेशन, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स मोर। ओके, तो हमें यहाँ पे एक और बैट खरीदा उसने, तो एक ही बैट खरीदा तो उसका प्राइस कितना होगा x होगा, है ना। और 3 बॉल खरीदे हैं तो 3 बॉल खरीदे हैं तो कितने हो जाएगा 3y। इनको ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 1300 की, इज इक्वल टू 1300। तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें इसे ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली दिखाना है, तो उसके लिए हमें वैल्यूज निकालनी होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पहला इक्वेशन लिखा है 3x + 6y इज इक्वल टू 1300। अब देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 डाली है। फॉर x इज इक्वल टू 0, 3 × 0 + 6y इज इक्वल टू 1300। और सॉल्व करते हैं, हमारे पास आएगा 6y इज इक्वल टू 1300। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 650। ओके, x इक्वल टू 0 डालने पर अब आपकी वैल्यू आ गई y की 650। अब हम y को 0 डाल के देखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है। 3x + 6 × 0 इज इक्वल टू 3900। आपके पास बचा 3x इज इक्वल टू 3900। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1300। ओके, इसको टैबुलेट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू जब मैंने 0 डाली थी तो y की वैल्यू आई है 650 एंड y की वैल्यू जब मैंने 0 डाली थी तो x की वैल्यू आई है 1300। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारा x + 3y इज इक्वल टू 1300। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो आपके पास बचेगा y की वैल्यू y इक्वल टू 1300/3। तो ये डिवाइड नहीं होगा, और आपको पता है अगर मैं 3 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी ग्राफ प्लॉट करने में। तो आप x की ऐसी सूटेबल वैल्यू अपने तरफ से चूज कर लीजिए जिससे आपकी जो y की वैल्यू है वो थोड़ी प्लॉट करने लायक है। ओके, आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या मान ली है 100 मान ली है। ओके, अगर मैं 1 मानूंगा तो वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए मैंने 100 माना x को। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं जिससे आपको सुविधा मिले। ओके, मैथ्स ऐसा नहीं होता कि मैंने जो बताया आपको वही आपको करना है। अगर आपको दूसरा तरीका पता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए फॉर x इज इक्वल टू 100, हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 100 + 3y इज इक्वल टू 1300। ओके, 100 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास बचेगा 3y इज इक्वल टू 1200। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y इक्वल टू 400। तो देखा आपने, मैंने 100 डाला x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ गई 400। ओके, अब देखिए अब मैं अगर y की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए अगर y की जगह 0 डाल दूंगा तो ये वाला टर्म मिस हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 1300, है ना। तो देखिए x + 3 × 0 इज इक्वल टू 1300, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1300। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई और 1300 मैं प्लॉट कर सकता हूँ आसानी से। तो अब इसको टैबलेट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू 100 डालने पर y की वैल्यू 400 आई थी एंड y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू आई है 1300। अब हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। इसका पहला पॉइंट है 0,650, तो ये रहा हमारा y एक्सिस पे 0,650। दूसरा पॉइंट है 1300,0, तो 1300,0 ये हो गया हमारा x एक्सिस पे। इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन पर उस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिएगा कहीं भी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। अब देखिए दूसरी इक्वेशन है हमारी x + 3y इज इक्वल टू 1300। उसका पहला पॉइंट है हमारा 100,400,
तो 100, 400 ये रहा पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा 1300, 0, तो 1300, 0 ये रहा हमारा, वही कॉमन पॉइंट है एक तरीके से। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक लाइन बनेगी। उसके बाद इक्वेशन लिख देंगे आप x + 3y = 1300। तो आपने देखा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है 1300, 0, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है 1300, 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। अब देखिए ग्राफ तो प्लॉट हो चुका है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपका स्केल लिखना। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या स्केल लेकर ये ग्राफ बनाया था। तो देखिए यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस पे देखिएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू देखिए 1 यूनिट क्या होता है बताया था आपको। 1 यूनिट होता है एक बॉक्स। ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, स्क्वायर होता है ना। तो एक बॉक्स को बोलते हैं हम 1 यूनिट। तो एक यूनिट का मतलब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स जो है हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 0 से लेके 100 तक। तो इसका मतलब 100 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिट क्या होगी, देखो एक्स एक्सिस क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, कॉस्ट है बैट का, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, रुपीस। तो हमारे पास हो गया ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीस। इसी तरीके से देखिए ऑन वाई एक्सिस पे देखिए एक बॉक्स, ये रहा हमारा एक बॉक्स वाई एक्सिस पे, यहाँ पे भी 100 ही है ना। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹100, क्योंकि वाई भी तो कॉस्ट है बॉल का, एक बॉल का कॉस्ट है वाई, है ना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and geometrically. अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक तरीके से आपका वार्म अप सेशन है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब देखिए आपने कोच वाला जो क्वेश्चन किया था अभी सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे वहाँ बैट और बॉल था, यहाँ पे एप्पल्स एंड ग्रेप्स हैं। ओके, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी x रुपीज़। 1 किलो एप्पल का मैंने प्राइस को x मान लिया है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स बी ₹y। 1 kg ग्रेप्स के मैंने कॉस्ट को माना है y। अब देखिए 2 किलो एप्पल एंड 1 किलो ग्रेप्स, तो उसका कॉस्ट कितना होगा 2 किलो का, 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो एप्पल का प्राइस है x रुपीज़, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 2x प्लस। अब देखिए 1 किलो ग्रेप्स खरीदा है तो 1 किलो का कितना है y रुपीज़, तो 2x प्लस y, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 160। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए 4 kg ऑफ एप्पल्स, तो 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल हमने खरीदे तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 किलो हमने क्या खरीदा है ग्रेप्स खरीदा है, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा 2y। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल 300 हमें दे रखा है ये। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो हो गया हमारा सिचुएशन एल्जेब्रिकली। अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले वैल्यूज निकालते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखा है मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 फॉर x इज इक्वल टू 0। अब मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज को निकालूंगा। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी आई 160। अब देखिए फॉर y इज इक्वल टू 0, अब मैं y की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो x की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 80। इसको टैबुलेट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू आई थी 160 एंड y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू आई थी 80। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं, 4 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2y इज इक्वल टू 300
2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 150। अब देखिए y की वैल्यू 0 डाल के देखिए, 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 300, तो 4x इज इक्वल्स टू 300। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 75। इसको भी टैबलेट करके देख लेते हैं हम। x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 150 है एंड y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू 75 है। अब देखिए इसको ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं हम। पहला इक्वेशन हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, उसका पहला पॉइंट है हमारा 0,160। इसको हम प्लॉट करते हैं, देखिए y एक्सिस पे ये हमारा 160 है, ओके, तो ये 0,160 हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा 80,0, दैट इज x एक्सिस पे देखिए 80,0, ये रहा हमारा पॉइंट। इसको हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। उसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन पर आप इक्वेशन को लिखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। अब हम दूसरे इक्वेशन को प्लॉट करके देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, तो उसका पहला पॉइंट है हमारा 0,150। तो 0,150 कहाँ होगा, देखिए ये रहा 140 और 160 के बीच में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा 75,0। 75,0 कहाँ पे होगा, देखिए x एक्सिस पे 70 और 80 के बीच में, ये हो गया हमारा 75। इसको भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आप देख रहे हैं एक तरीके से आपको कैसी लाइन मिल रही है, पैरेलल लाइन मिल रही है, ओके। इसके बारे में बात हम सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। ग्राफ प्लॉट होने के बाद आपको क्या करना होता है, स्केल को मेंशन करना होता है। तो स्केल देखिए कैसे करेंगे हम, ऑन x एक्सिस पे देखिएगा एक बॉक्स, एक यूनिट का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स। तो एक बॉक्स का गैप कितना है, 10 है, 0 से लेकर 10 तक, है ना। उसकी यूनिट क्या होगी, रुपीस, क्योंकि x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, है ना। x का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, तो वो यूनिट क्या होगा उसका, रुपीस में होगा। तो आपके पास हो गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। उसी तरीके से आप देखिए y एक्सिस पे, ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे ये देखिए आपका ये रहा 1 यूनिट, यहाँ पे कितना है 1 यूनिट, 20 है ना, और उसका यूनिट कितना है, रुपीज़ है। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। ये हो गया आपका स्केल। अगर आपको स्केल समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको यूनिवर्सल स्केल भी बताया है, वो क्या है, यूनिवर्सल स्केल है आपका ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स, ओके। पूरा लिखिएगा आप इसी तरीके से। ऑन y एक्सिस आपके पास हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल स्केल है।